हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज ए क्रोनिक डिजीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि टीबी लंबे समय तक चलने वाली एक बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। The bacteria usually attacks the lungs, but they can also damage other parts of the body such as bone, intestine and lymph node. यह बैक्टीरिया आमतौर पर लंग्स पर अटैक करता है, पर जो दूसरे ऑर्गन हैं उन्हें भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि बोन्स, लिम्फ नोड और इंटेस्टाइन। Tuberculosis is a potentially serious infectious disease that mainly affect your lungs. यानी टीबी संभावित एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है। द बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टाइनी ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड इनटू एयर वाया कफ एंड स्नीजेस। यह जो बैक्टीरिया है जिससे टीबी फैलती है, यह कोई व्यक्ति जो पहले से संक्रमित है उसके खांसते, छींकते या हंसते समय जो हवा में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स रिलीज होती है, उनसे एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकती है। आगे देखते हैं डायग्राम। अब देख सकते हैं कि जो राइट साइड का जो लंग है वो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, और जो लेफ्ट साइड का जो लंग है उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि है टीबी के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। आगे है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब टीबी फैलता कैसे है। Tuberculosis is spread through air, which means person may infected by breathing contaminated air. मतलब ट्यूबरक्लोसिस हवा के माध्यम से फैलता है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति दूषित हवा के इनहेलेशन से संक्रमित हो सकता है। If someone who is actively sick talks, cough, sneezes और speak, they can spread TB. अगर कोई व्यक्ति जो पहले से बीमार हो तो उसके खांसने, छींकने या हंसने से एक स्वस्थ व्यक्ति में टीबी फैल सकती है। रिस्क फैक्टर यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे टीबी हो सकती है। देयर आर सर्टेन फैक्टर ड्यू टू विच ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन में अकर। पहला है ओवरक्राउडिंग, यानी अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला इलाका। वहाँ अगर एक भी व्यक्ति को टीबी हुई तो वो दूसरे लोगों में फैल सकती है। सेकंड है स्मोकिंग, यानी जो ज़्यादा स्मोक करता है उसमें भी टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड है लेक ऑफ एजुकेशन, लोगों को टीबी की बीमारी के बारे में पर्याप्त जानकारी न होना, यानी जैसे कि टीबी फैलती कैसे है, उसके क्या कारण है, या उसके कौन कौन से बचाव, उनसे बचा कैसे जा सकता है, इसकी अगर उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी अच्छे से तो टीबी फैल सकती है। आगे है पुअर्टी, यानी जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो उनमें भी टीबी फैल सकती है। नेक्स्ट है डायबिटीज़, तो जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसमें भी टीबी हो सकती है क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। आगे है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय जो पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिए जाते हैं उनसे उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल अनहाइजेनिक कंडीशन, यानी जो आसपास का वातावरण है वो साफ न होने के कारण भी टीबी फैल सकती है। आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। टीबी इन्फेक्शन बिगिंस व्हेन द माइकोबैक्टीरियम रीच द एल्वियोलर सैक्स ऑफ लंग्स वेयर दे इन्वेड एंड रेप्लिकेट विदिन एंडोसोम्स ऑफ एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। यानी टीबी के इन्फेक्शन की शुरुआत तब होती है जब बैक्टीरिया लंग्स के एल्वियोलर सैक्स तक पहुंच जाता है, जहां पर बैक्टीरिया एल्वियोलर मैक्रोफेज के एंडोसोम्स में धस जाता है और अपना नंबर इंक्रीज करता रहता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टीबी, यानी कितने प्रकार की टीबी होती है। पहली है लेटेंट टीबी। इन दिस कंडीशन पर्सन हैव टीबी इन्फेक्शन बट द बैक्टीरिया रिमेन इन पर्सनस बॉडी इन एन इनएक्टिव स्टेट एंड कॉज नो सिम्टम्स। इस स्थिति में पेशेंट को टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया बॉडी में इनएक्टिव स्टेट यानी निष्क्रिय अवस्था में होता है
और कोई लक्षण नहीं दिखाता। लेटेंट टीबी ऑल्सो कॉल्ड इनएक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी को इनएक्टिव टीबी भी कहा जाता है। दिस टीबी इन्फेक्शन इज नॉट कॉन्टेजियस, यानी ये जो लेटेंट टीबी है इसका इन्फेक्शन संक्रामक नहीं होता, but it can turn into active TB. So treatment is important for the person infected with latent TB, which help to control spread of TB. पर यह एक्टिव टीबी में बदल सकती है, इसलिए लेटेंट टीबी वाले व्यक्ति का भी इलाज जरूरी है ताकि टीबी को फैलने से रोका जा सके। आगे है, अकॉर्डिंग टू WHO, एन एस्टिमेटेड 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैव लेटेंट टीबी। यानी जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका मानना है कि विश्व की जो 25% पॉपुलेशन है उनमें लेटेंट टीबी पाया जाता है। नेक्स्ट है एक्टिव टीबी। दिस कंडीशन मेक्स पर्सन सिक एंड इन मोस्ट केसेस कैन स्प्रेड टू अदर्स। इट कैन अकर इन फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन विथ टीबी बैक्टीरिया और माइट अकर ईयर्स लेटर। यानी एक्टिव टीबी एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को बीमार कर देती है और ज़्यादातर मामलों में दूसरों में फैल सकती है। एक्टिव टीबी बैक्टीरिया के संक्रमण के कुछ हफ्तों बाद भी देखने को मिल सकती है या कुछ सालों बाद भी देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है एक्टिव टीबी के, यानी सक्रिय टीबी के क्या क्या लक्षण या संकेत हैं। पहला है कफिंग दैट लास्ट 3 और मोर वीक्स, यानी 3 या उससे ज़्यादा हफ्तों तक खांसी आना। दूसरा है कफिंग ऑफ ब्लड, यानी खांसते समय खून आना। तीसरा है चेस्ट पेन और पेन विद ब्रीदिंग और कफिंग, यानी सीने में दर्द या सांस लेते या खांसते समय दर्द होना। चौथा है अनइंटेंशनल वेट लॉस, यानी व्यक्ति का अनचाहा वजन कम होता है, यानी वो चाहता नहीं है फिर भी उसका वजन धीरे धीरे घटता रहता है। नेक्स्ट है फटीग, थकान हो सकती है व्यक्ति को। फीवर, बुखार आ सकती है। नाइट स्वेट्स, यानी रात को सोते समय पसीने आ सकते हैं। चिल्स, यानी उसे ठंड लग सकती है। और लास्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी। तो यह इमेज के द्वारा दिखाए गए हैं। पहला है फीवर, दूसरा है फटीग, थकान हो सकती है। तीसरा वेट लॉस, यानी वो चाहता नहीं है फिर भी उसका वजन धीरे धीरे घटता रहता है। आगे है परसिस्टेंट कफ, यानी लंबे समय तक खांसी आती है। कफ आ सकता है, कफ के साथ ब्लड आ सकता है। और नाइट स्वेट्स, यानी रात को सोते समय पसीने आ सकते हैं। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम टीबी के इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर विल चेक द lymph node for swelling and use a stethoscope to listen carefully to the sounds your lungs make while you breathe। यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के समय डॉक्टर सूजन के लिए लिम्फ नोड की जांच करता है और सांस लेते समय फेफड़ों से निकलने वाली जो आवाज़ है उसको स्टेथोस्कोप की सहायता से ध्यान से सुनता है। पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में बी यूज टू कन्फर्म और रूल आउट लेटेंट और एक्टिव टीबी, यानी ब्लड टेस्ट एक्टिव या लेटेंट टीबी की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। दूसरा है इमेजिंग टेस्ट, जिसमें चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन किया जाता है, जिसके अंदर देखा जाता है कि पेशेंट की चेस्ट में नोडुल्स तो नहीं बन गए हैं। तीसरा है स्पुटम टेस्ट। स्पुटम सैंपल्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ टीबी, यानी टीबी के जो ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन है उनका पता लगाने के लिए स्पुटम टेस्ट किया जा सकता है। आगे है मोंटॉक्स टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ये टेस्ट है, इस टेस्ट में 0.1 ml जो ट्यूबरकुलिन सॉल्यूशन होता है, जिसे प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव भी कहा जाता है, उसे व्यक्ति के हाथ की जो निचली भुजा है उसमें इंट्राडर्मली लगाया जाता है और फिर जहाँ लगाया वहाँ पे एक घेरा बना दिया जाता है पेन की सहायता से। और 48 से 72 घंटों के बाद देखा जाता है कि जिस जगह इंजेक्शन लगाया है उसके चारों ओर 10 mm के एरिया में अगर स्वेलिंग या रेडनेस देखने को मिल रही है तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर
स्वेलिंग का एरिया 5 mm या उससे भी कम है तो जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है वो नेगेटिव है। आगे देखते हैं फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ये टेस्ट होता है जिसमें ऑर्गन या जो कैविटी होती है उससे फ्लूइड निकाल के और उसकी बायोप्सी करी जाती है। आगे देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल डिजीजेस आर treated easily but treating TB takes much more longer than treating other type of bacterial infection। यानी जो ज़्यादातर जो बैक्टीरियल डिजीज होती है वो उनका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है, लेकिन टीबी का इलाज दूसरी बैक्टीरियल डिजीज के कंपैरिजन में अधिक समय लेता है। फॉर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस you must take antibiotics for at least 6 to 9 months। The exact drug and length of treatment depend upon age of patient, infection location in the body। यानी एक्टिव टीबी के लिए पेशेंट को कम से कम 6 से 9 महीनों तक एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एग्जैक्ट ड्रग और जो लेंथ है वो डिपेंड करती है कि व्यक्ति की उम्र क्या है और जो इन्फेक्शन है वो बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट है। मोस्ट कॉमन टीबी ड्रग्स यानी कौन कौन सी जो टीबी ड्रग्स है वो दी जाती है कॉमनली। इफ पर्सन हैव लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस पर्सन में नीड टू टेक ओनली 1 or 2 टाइप ऑफ टीबी ड्रग्स। यानी अगर पेशेंट को लेटेंट टीबी है तो उसे केवल 1 या 2 प्रकार की टीबी ड्रग्स काफ़ी है। बट एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस पर्टिकुलरली if it is drug resistant strain will require several drugs at once। पर अगर टीबी एक्टिव है तो उसे एक साथ कई दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। पहली है आइसोनियाजिड, दूसरी ड्रग है रिफाम्पिसिन जिसे रिफाडिन भी बोला जाता है, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल। एक और ड्रग है जो जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो भी दी जाती है टीबी के पेशेंट को। स्ट्रेप्टोमाइसिन। If person have drug resistant TB, a combination of antibiotics called fluoroquinolones and injectable medications such as amikacin or capreomycin are generally used for 20 to 30 months। यानी अगर पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो उसे फ्लोरोक्विनोलोन्स और कुछ इंजेक्शंस दे सकते हैं जैसे कि एमिकासिन या कैप्रियोमाइसिन। इन सब का कॉम्बिनेशन 20 से 30 महीनों तक लगातार दिया जा सकता है। सम टाइप ऑफ टीबी स्ट्रेन्स आर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू दीज मेडिकेशन एज वेल। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रेन्स भी हैं टीबी के जिन पर इन दवाइयों का कोई असर नहीं होता। नर्सिंग मैनेजमेंट। assess respiratory function by noting breath sound, rate, rhythm and depth। यानी रेस्पिरेटरी को एसेस करेंगे बाय नोटिंग ब्रीथ यानी सांस लेने की आवाज़, रेट यानी गति और रिदम यानी लय, मतलब किस लय से सांस ले रहा है, वो हल्की हल्की सांस ले रहा है या तेज तेज सांस ले रहा है, और डेप्थ यानी गहराई देखेंगे सांस लेने की। नोट दूसरा है नोट एबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेट म्यूकस एंड कफ इफेक्टिवली। यानी पेशेंट पर ध्यान देंगे कि वह प्रभावी ढंग से बलगम को बाहर निकालने और खांसने में सक्षम है या नहीं। तीसरा है क्लियर सीक्रेशन फ्रॉम माउथ एंड ट्रेकिया एंड सक्शन एज नेसेसरी। जो माउथ और ट्रेकिया में जो सीक्रेशंस है उन्हें साफ करेंगे और ज़रूरत पड़े तो सक्शन भी कर सकते हैं। प्लेस पेशेंट इन सेमी और हाई फाउलर पोजीशन। यानी पेशेंट को सेमी और हाई फाउलर पोजीशन देंगे। असिस्ट पेशेंट विथ कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पेशेंट को सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन देंगे और खांसने और सांस लेने में पेशेंट की सहायता करेंगे, यानी उसे एक्सरसाइज करवाएंगे। मॉनिटर सीरियल एबीजी एंड पल्स ऑक्सीमीटर। यानी आर्टीरियल जो ब्लड गैस है उसे मॉनिटर करेंगे और पल्स ऑक्सीमीटर से देखेंगे कि पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कितना है। सिक्स्थ है मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड वेट पीरियडिकली। यानी उसका इनटेक आउटपुट देखेंगे और पीरियडिकली वेट मेजर करेंगे। प्रोवाइड ओरल केयर बिफोर एंड आफ्टर रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट। यानी
रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट के पहले और बाद में पेशेंट को ओरल केयर प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट है मॉनिटर लेबोरेटरी स्टडीज जैसे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम प्रोटीन और एल्बुमिन। इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है उससे वैल्यूज़ कम है या ज़्यादा है ये देखेंगे। हेल्थ एजुकेशन ऑफ टीबी, यानी कौन कौन सी हम एजुकेशन पेशेंट को दे सकते हैं ताकि वो टीबी दूसरों तक ना फैलाए। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू कफ और स्नीज एंड एक्सपेक्टोरेट इनटू टिश्यू एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम स्पिटिंग, यानी टिश्यू रोगी को निर्देश देंगे कि वह खांसते या छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल करे या फिर खांसने से बचे। टिश्यू को रिव्यू प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ टिश्यू एंड गुड हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, यानी टिश्यू को इस्तेमाल करने के बाद उसे एक अच्छी सेफ जगह डिस्पोज करें और बाद में हाथ धो लें। दूसरा है इंस्ट्रक्ट पेशेंट वाइल गो आउटसाइड वियर सर्जिकल मास्क एंड मेक 1 हैंड डिस्टेंस फ्रॉम पर्सन वाइल टॉकिंग, यानी उसे निर्देश देंगे कि जब भी बाहर जाए तो सर्जिकल मास्क पहने और व्यक्तियों से बात करते वक्त यानी सामने वाले से बात करते वक्त एक हाथ की दूरी बना के रखें। तो बस ये थी हेल्थ एजुकेशन। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।